हाँ, तो ये छोटी सी थ्योरम है, इसका प्रूफ भी काफ़ी आसान है। तो एक बार हम ये स्टडी कर लेते हैं क्या बोलती है थ्योरम। ये थ्योरम बोलती है कि जो लीनियर कॉम्बिनेशन होता है वेक्टर्स का वो हमारा सबस्पेस में ही रहता है। दैट मीन्स अगर W सबस्पेस है, ठीक है, W हमारा सबस्पेस है और मैंने V1, V2, V3 उठाया W में से, तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन आपको सॉरी अभी भी बताया था मैंने कि दैट मीन्स इनको स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना। दैट मीन्स अल्फा 1 V1, अल्फा 2 V2, अल्फा 3 V3। ये जो अल्फाज हैं ये हमारे स्केलर है, ठीक है। तो जो ये नया वेक्टर आया है, ये जो नया वेक्टर है ये भी W का ही पार्ट होगा। ये थ्योरम हमारा ये कहती है कि जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो भी वेक्टर्स सबस्पेस के अंदर ही रहेगा। तो एक बार मैं स्टेटमेंट रीड कर देती हूँ। W be the subspace of a vector space V and V1, V2, Vn be vectors in W के अंदर होने चाहिए, ठीक है। एंड फॉर एनी स्केलर, यहाँ पर स्केलर ai है, A1, A2, An, A1 into V1 plus A2 into V2 up to An प्लस Vn, जो ये आएगा नया वेक्टर वो भी W का ही पार्ट होगा। तो ये इसका प्रूफ बड़ा आसान है, तभी मैंने इसमें लिखा नहीं है। कोई मुझे बताएगा कैसे करेंगे? सोचो, 1 मिनट के लिए सोचो, फिर मैं बताती हूँ। देखो, इसमें वही प्रॉपर्टी यूज हो रही है जो हम काफी बार यूज कर चुके हैं। दैट मीन्स W इज क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले V1 क्या है? W के अंदर है, तो A V1 मतलब स्केलर मल्टीप्लाई किया A को V से, A1 को V1 से। तो जो नया एलिमेंट आया ये कहाँ जाएगा? हेलो, जो सर्कल किया हुआ एलिमेंट है, हाँ W में, गुड गुड, हाँ। सिमिलरली A2 V2 कहाँ जाएगा? क्योंकि V2 किसका पार्ट है? W का। तो अगेन स्केलर, क्योंकि W जो है वो क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। क्यों है क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन? क्योंकि वो सबस्पेस है, ठीक है। तो सिमिलरली ये भी एलिमेंट W में चला गया, ठीक है। अब आपको पता है कि जो W होता है वो क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन भी है, तो इन दोनों का जो सम है वो W में चला जाएगा, ठीक है। एक नया एलिमेंट मिल गया, फिर अगेन जो भी आया है उन दोनों का सम W में चला जाएगा। इस तरीके से सारा सम जो है वो W में चला जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? इसमें दो चीजें यूज हो रही हैं, एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन और एक सम वेक्टर एडिशन, ठीक है। हाँ, इसका प्रूफ आपको बुक या इसमें टुकराल में भी मिल जाएगा, तो मैंने इसमें लिखा नहीं हुआ है, ठीक है। हाँ मैम आपने बताया नहीं कि सेट ऑफ एन एन मैट्रिक्स इज रिड्यूस्ड टू इक्विवेलेंट फॉर्म क्यों नहीं है सबस्पेस में? वो मैंने तुम्हें सोचने के लिए बोला है, और उसके लिए जो इसमें मैंने हिंट भी दिया हुआ है। चलो ठीक है, कर लेते हैं डिस्कस। देखो, सिर्फ मैं ये बताती हूँ, इसमें तुम सोचना खुद से भी,
ये सबस्पेस नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? बिकॉज आप देख सकते हो ये जो मैट्रिक्स है ये T3 का पार्ट है या नहीं, पहले बताओ। T3 के लिए, T3 में होने के लिए मैंने अभी 3x3 पे काम कर रही हूँ, ठीक है। तो है बिकॉज एक्लन फॉर्म में है ये और रिड्यूस्ड रो एक्लन फॉर्म में है, ठीक है। और ये जो है ये भी T3 का पार्ट है। इन दोनों का सम करोगे क्या आएगा? इन दोनों का सम करेगा, नहीं सम करो इन दोनों का, 2 आ जाएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, बाकी सारे 0 आएंगे, ठीक है। एक्लेन रिड्यूस्ड रो एक्लेन फॉर्म में क्या होता है कि फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ अ रो शुड बी 1 होना चाहिए ना। फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट, यहाँ पर फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट क्या है? 2। तो ये बिल्कुल नहीं करेगा, तो क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन ही नहीं है। और हाँ नहीं, इसमें 0 वाला तो कर जाएगा। स्टार्ट करोगे जब देखोगे ना कि 0 मैट्रिक्स इसमें बिलोंग कर रही है नहीं कर रही, तो कर जाएगी, क्योंकि इसमें तो कोई नॉन जीरो एलिमेंट ही नहीं है चेक करने के लिए, तो ये T3 में चली जाएगी। स्टार्ट तो इससे करोगे ना कि नॉन एम्प्टी है या नहीं और 0 एलिमेंट बिलोंग कर रहा है नहीं कर रहा है, तो ये तो हो जाएगा। वेक्टर एडिशन में प्रॉब्लम आएगी। चलो ठीक है, अब हम करते हैं कुछ एक्सरसाइजेस देख लेते हैं जिसमें से मुझे देखो ये मैंने तुम्हें इस टाइप का कराया था, सेट ऑफ ऑल स्केलर मल्टीपल्स ऑफ वेक्टर 1 2 4, दैट मीन्स अल्फा टाइम्स 1 2 4 और अल्फा वेरी कर रहा है, तो ये बताना है कि ये सब स्पेस है या नहीं। ये सब स्पेस का नहीं है, इसमें पूछा गया है कि ये वेक्टर स्पेस है या नहीं, तो पूरा चेक करना है, ठीक है। सब स्पेस नहीं पूछा गया, वेक्टर स्पेस के बारे में पूछा गया है। उसके बाद इन्होंने बोला है कि V इन्होंने आई थिंक पहले नहीं, V यहीं पर डिफाइन करा है। V के अंदर कैसे फंक्शंस हैं? V के अंदर P3 के फंक्शंस हैं, अभी मैं बताती हूँ P3 क्या था। सच दैट f of 2 is 0, तो P3 क्या था? या कोई बताएगा मुझे, याद है किसी को? पॉलिनोमियल। हाँ, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल्स टू 3। तो दैट मीन्स f एक पॉलिनोमियल है डिग्री लेस देन इक्वल्स टू 3 और f of 2 is 0, दैट मीन्स जो 2 है उस पॉलिनोमियल का रूट है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? f एक पॉलिनोमियल है और जो 2 है इसका रूट है, ठीक है। एक मिनट, सुप्रिया की गुड मॉर्निंग हो गई है। सुप्रिया अच्छा देखो, ये समझ में आ रहा है? यस मैम। तो दैट मीन्स आपको ये चेक करना है, इनफैक्ट उसने बोला वेरीफाई करने को बोला है, तो आपको ये चेक करना है क्या ये वेक्टर स्पेस बनेगा या नहीं बनेगा। वेक्टर स्पेस बनाने के लिए सबसे पहले आपको चेक करना है क्या ये नॉन एम्प्टी होगा या नहीं होगा। तो आपके पास कोई ना कोई पॉलिनोमियल तो आ ही जाएगा लेस देन डिग्री 3 जिसका रूट 2 है, फॉर एग्जाम्पल x-2, ठीक है, नॉन एम्प्टी हो गया। अब आपको ये चेक करना है कि क्या ये क्लोज अंडर एडिशन है, क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन है या नहीं। दैट मीन्स अगर 2 पॉलिनोमियल है जिनकी डिग्री लेस देन इक्वल्स टू 3 है, तो उनका जो सम करके नया पॉलिनोमियल बनता है
सबसे पहले वो भी डिग्री लेस देन इक्वल्स टू 3 का होगा ही। फर्दर आपको ये चेक करना है कि अगर दोनों पॉलिनोमियल्स के रूट्स √2 है, ठीक है, तो जो सम करके आएगा पॉलिनोमियल उसका भी √2 बनेगा नहीं बनेगा। ये हो जाएगा बिकॉज f का अगर √2 है और g का भी रूट जो है 0 बोल सकते हैं 0 2 है, तो आपको पता है ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। इसको भी 0 बना रहा है, f को भी 0 बना रहा है ये, और इसको भी 0 बना रहा है, तो सम 0 आ जाएगा, हेंस f प्लस जी का भी बन जाएगा। तो एक बार चेक कर लेना, ये हो जाएंगे एग्जाम्पल। ये वाला करा दिया था इसी टाइप का ही, ये वाला भी इम्पॉर्टेंट है, इस टाइप का भी कराया था मैंने। ये वाला अभी हमने डिस्कस कर लिया है, इन पर्टिकुलर 2 के लिए पूछा गया है और बोला गया है कि बताओ ये वेक्टर स्पेस नहीं है, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल हमने सब स्पेसेस में डिस्कस कर लिए हैं, तो वही सेम टाइप के एग्जाम्पल इन्होंने वेक्टर स्पेस के लिए पूछे गए हैं। मतलब कोई बड़ा स्पेस नहीं दिया, बस पूछ लिया है कि ये बनेगा नहीं बनेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल भी हम कर चुके हैं, नॉन सिंगुलर क्यों नहीं बनता वेक्टर स्पेस। हाँ, सेवंथ में एक ट्रिक यूज होनी है, क्वेश्चन आसान है। प्रूव दैट एनी नॉन ट्रिवियल वेक्टर स्पेस हैज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट, ठीक है। एनी नॉन ट्रिवियल वेक्टर स्पेस, नॉन ट्रिवियल का मतलब क्या है बताओ मुझे। मतलब उसके हाँ, मतलब उसके अंदर 0 के अलावा भी कोई एलिमेंट है, क्योंकि आपने पढ़ा था ट्रिवियल वेक्टर स्पेस ये होता है। नॉन ट्रिवियल का मतलब है उसके अंदर 0 के अलावा भी कुछ एलिमेंट होगा, कोई ना कोई वी होगा, स्मॉल वी, जो कि नॉन ज़ीरो होगा। उसके अलावा भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे इतना पता है क्योंकि वो नॉन ट्रिवियल है, तो कोई ना कोई नॉन ज़ीरो एलिमेंट होगा। उसने बोला है प्रूव दैट दिस वेक्टर स्पेस हैज़ इनफाइनाइट, कहाँ गया, दिस वेक्टर स्पेस हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट। तो आप मुझे बता सकते हो इस एलिमेंट के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट कैसे आ जाएंगे। इसका सिंपल सा ही जवाब है कि देखो अल्फा जो है वो रियल नंबर ले लिया, ठीक है। सिंस v जो है एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट है जो कि कैपिटल V में बिलोंग करता है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ वेक्टर स्पेस अल्फा v भी इसके अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो दैट मीन्स अल्फा वीज आ गए इसमें। अल्फा को वेरी कर सकते हैं, अल्फा तो रियल नंबर है, दैट मीन्स 1 टाइम्स वी, 2 टाइम्स वी, 3 टाइम्स वी, 4 टाइम्स वी। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट आ गए, रियल नंबर्स, जितने भी रियल नंबर्स हो सकते थे सारे सारे वो इसके अंदर आ गए, है ना। तो इसका मतलब वी के पास कितने एलिमेंट हो गए, इनफाइनाइट, क्योंकि रियल्स भी इनफाइनाइट है, तो इसकी वजह से इसके पास इनफाइनाइट एलिमेंट हो गए। लेकिन ध्यान रखो कि यहाँ पर v का नॉन ज़ीरो होना इम्पोर्टेंट था, ठीक है। अगर वो 0 है तो हमें पता है कि हमेशा हम अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही देगा, तो ये वाले के लिए काम नहीं करेगा ये, ठीक है। चलो ये वाले एक बार ट्राई करना, क्वेश्चन नंबर 8, फिर मुझसे पूछना ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। यस मैम। और एक बार ये ट्राई करना, ये सब स्पेसिस का ही क्वेश्चन है, वी बी द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल रियल वैल्यूड फंक्शन। सारे रियल वैल्यूड फंक्शंस हैं, हमने पढ़ा भी था ये वेक्टर स्पेस, और एक डब्ल्यू सेट दिया है, वो सारे रियल वैल्यूड फंक्शन जिनका जो हाफ है वो उनका रूट है, दैट मीन्स हाफ उनका 0 है,
तो क्या W सबस्पेस बनाएगा नहीं बनाएगा? तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि क्या ज़ीरो एलिमेंट इसमें बिलोंग करेगा नहीं करेगा। तो ज़ीरो, सबसे पहले ये सोचो कि ज़ीरो एलिमेंट कैसा होगा। ज़ीरो एलिमेंट इसमें, क्योंकि V जो है वो हमारा क्या है, V जो है वेक्टर स्पेस ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन है। तो ज़ीरो एलिमेंट क्या होगा इसमें, एक फंक्शन होगा, ठीक है, जो कि एक्चुअल में एक ज़ीरो फंक्शन है। ज़ीरो फंक्शन का मतलब है हर एक एलिमेंट पे ज़ीरो दे रहा है। तो क्या ज़ीरो फंक्शन इसके अंदर बिलोंग कर रहा है? हम्म क्या ज़ीरो फंक्शन हाफ का ज़ीरो फंक्शन का रूट हाफ होता है? यस मैम। हाँ, क्योंकि देखो उसको तो हर एक एलिमेंट पे ही वो ज़ीरो है, ज़ीरो फंक्शन है ना। इन्होंने यहाँ पे ज़ीरो फंक्शन का नाम Z दे दिया है, ठीक है, मैंने ओ ले लिया था, वो आपकी मर्जी है, ओ ले लो या Z ले लो। तो अगर वो ज़ीरो हर एक एलिमेंट पे ज़ीरो दे रहा है तो हाफ पे तो ज़ीरो देगा ही, तो W नॉन एम्प्टी हो गया। उसके बाद आपको चेक करना है क्लोज अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। चेक करना, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। ये यहाँ पे एक बार दोबारा बताना। वी जो है, सबसे पहले वी स्पेस को समझो और उसके डब्ल्यू स्पेस को समझो, ठीक है, उसकी डेफिनेशन को समझो। तो वी क्या है, वी दिया है रियल वैल्यूड फंक्शंस, जितने भी रियल वैल्यूड फंक्शन है आर से लेकर आर पे डिफाइंड है, और डब्ल्यू उसका पार्ट है वी का, और उसके अंदर कौन से फंक्शंस हैं, उसके अंदर वो फंक्शंस हैं जो कि हाफ पर ज़ीरो हो रहे हैं, ठीक है। तो सबसे हमें जीरो ऐसे लिखना है क्या, जीरो x इक्वल टू जीरो, मतलब जीरो इज अ फंक्शन ऑफ x ऐसे? हाँ, क्योंकि इसके अंदर जो कलेक्शन है वो फंक्शंस का कलेक्शन है, ठीक है। तो अगर मुझे चेक करना है कि इसके अंदर ज़ीरो एलिमेंट बिलोंग कर रहा है नहीं कर रहा है, ज़ीरो एलिमेंट को समझो। ज़ीरो एलिमेंट क्या है, ज़ीरो एलिमेंट जो है वो एक फंक्शन है, क्योंकि जो V जो है वो वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल फंक्शंस है, ठीक है। जब V R2 होता था तो ज़ीरो एलिमेंट क्या होता था, जब VR3 होता था तो ज़ीरो एलिमेंट क्या होता है। अब V जो फंक्शन का कलेक्शन है, तो ज़ीरो एलिमेंट जो होगा वो एक फंक्शन होगा। तो फंक्शन क्या है, फंक्शन एक्चुअली में एक कांस्टेंट टाइप का फंक्शन है जो हर एक एलिमेंट पे ज़ीरो दे रहा है, ठीक है। यस मैम। ये हाँ, तो वो मैंने चेक किया है कि वो W में बिलोंग कर रहा है नहीं कर रहा है। तो क्योंकि वो इस टाइप का फंक्शन है तो हाफ पे भी ज़ीरो ही होगा, क्योंकि वो हर एक एलिमेंट पे ज़ीरो है तो हाफ पे भी ज़ीरो होगा, तो इसलिए W में बिलोंग कर रहा है। उसके बाद ये दोनों प्रॉपर्टी तो आप आसानी से चेक कर लोगे, क्योंकि हम ऐसे करते आए हैं, ठीक है। अगर अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लो। हम्म चलो ठीक है, एक और एग्जाम्पल मुझे तुम्हें कराना है, और जो कि काफ़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन है। वो ऑब्जर्वेशन है, सबसे पहले मैं तुमसे पूछ ही लेती हूँ, क्या तुम ऑब्जर्व कर पा रहे हो उस चीज़ को। मैंने ये वेक्टर स्पेस है, ये इसके दो सब स्पेसेस हैं, W1 और दूसरा W2। तो इन दोनों का कुछ ना कुछ इंटरसेक्शन आ रहा होगा, ठीक है। मान लो इंटरसेक्शन इनका नॉन एम्प्टी है, ठीक है। तो इसके बारे में हम कुछ कह सकते हैं, क्या ये अगेन सबस्पेस बनाएगा? तो इसका आंसर है यस, कि अगर दो सबस्पेसेस हैं, दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो अगेन सबस्पेस बनाएगा। और इसमें जो अप्रोच है वो सिंपल सी है, बताती हूँ।
हाँ, देखो क्वेश्चन क्लियर है? हेलो। यस मैम। यस तो मैम। हाँ, तो इसमें प्रूफ ऐसे तुम्हें लग रहा है कि काफी बड़ा सा लिखा हुआ है, लेकिन मतलब 3 लाइन का ही प्रूफ बनेगा अगर समझो तो। सबसे पहले W1 भी एक सबस्पेस है और W2 भी एक सबस्पेस है, क्योंकि आपको पता है वो दोनों सबस्पेस हैं, तो उनके अंदर 0 एलिमेंट होगा। ठीक है, तो उन दोनों के पास 0 एलिमेंट है, तो दैट मीन्स उनके इंटरसेक्शन में भी 0 एलिमेंट चला जाएगा। इसलिए इसलिए वो नॉन एम्प्टी हो जाएगा। तो फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो गई कि ये नॉन एम्प्टी आ गया। ठीक है, अब क्या दिखाना है? क्लोज अंडर वेक्टर एडिशन। तो क्लोज अंडर वेक्टर एडिशन के लिए आपने 2 वेक्टर ले लिए इनके इंटरसेक्शन में, x और y। दिखाना क्या है? इन दोनों का जो सम है वो भी इसके इंटरसेक्शन में जाएगा, क्योंकि x और y W1 में भी है और W2 में भी है। ठीक है, और W1 जो है वो सबस्पेस है, W2 भी सबस्पेस है, तो उन दोनों का सम वो कंटेन करेगा। ठीक है, इसलिए x प्लस वाई जो होगा वो W1 इंटरसेक्शन W2 में चला जाएगा। क्लियर है? यस मैम। थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, ऑब्जर्व कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में भी सिमिलर टाइप की चीज होंगी कि आपने अल्फा, इसमें देख लेते हैं क्या लिया है इन्होंने, सी लिया है इन्होंने। ठीक है, कोई बात नहीं, नाम चेंज किया है। तो इन्होंने सी एक स्केलर ले लिया है और x एक वेक्टर W1 इंटरसेक्शन W2 में ले लिया है, और इनको दिखाना है Cx जो होगा स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी इसके अंदर आएगा, क्योंकि x इसके अंदर है तो x दोनों का पार्ट होगा। ठीक है, और क्योंकि W1 जो है सबस्पेस है वो, तो Cx भी उसके अंदर जाएगा। W2 इसका सबस्पेस है तो Cx अगेन इसके अंदर जाएगा, और अगेन इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी से Cx इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ ये लिखने में प्रूफ था, और हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं कि इंटरसेक्शन क्या है, दोनों का ही पार्ट है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि मान लो एक x लिया और दूसरा y लिया। ठीक है, क्योंकि x और y जो है वो W1 में है, तो इन दोनों का सम भी W1 में होगा। x एंड y W2 में है, तो उन दोनों का सम भी W2 में होगा। फर्दर ये हमेशा इसके इंटरसेक्शन में ही आएगा, क्योंकि W1 में भी जा रहा है और W2 में भी जा रहा है। बात समझ में आ रही है? और सिमिलरली स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए किया है और 0 एलिमेंट के लिए किया है। मैम बट यहाँ पर हम लोग जी जब एडिशन इंटरसेक्शन होगा। हम्म। क्या कह जो रहे हो? इंटरसेक्शन होगा ये हाँ, W1 का और W2 का भी सबस्पेस होगा और V का भी सबस्पेस होगा। गुड गुड ऑब्जर्वेशन। हाँ, बढ़िया है। हाँ, सही सोचा है। हम्म मैम हमें जो 2 एलिमेंट लेने हैं मैम वो सेम क्यों लेने हैं? लाइक वेक्टर एडिशन के अंदर हम लोग सेम एलिमेंट ले रहे हैं x एंड y। लाइक हम यूजुअली 2 अलग अलग एलिमेंट लेते हैं ना, लाइक A1 B1 A2 B2। यहाँ पर दोनों में सेम ही लिया है हमने। वो हाँ, सेम, इसमें सेम क्यों दिख रहे हैं तुम्हें? सेम एलिमेंट क्या, ये अलग ही तो एलिमेंट है। मैम XY बिलोंग्स टू W1 एंड सेकंड में भी लिखा है XY बिलोंग्स टू W2। मैं बताती हूँ। देख, ये W1 है, ये W2 है। ठीक है, तो x यहाँ ले लिया, y ले लिया। ठीक है, x हमारा किसका पार्ट है? दोनों का पार्ट है, क्योंकि स्टार्ट हमें किसके साथ करना है? मुझे चेक किसको करना है? इसको चेक करना है ना, तो मुझे इसके अंदर एलिमेंट लेके चलना पड़ेगा।
y भी किसका पार्ट है, इसी का ही एलिमेंट है, क्योंकि मुझे इसको चेक करना है। तो मुझे दो एलिमेंट जो मैंने लिए हैं वो यही लिए हैं। बाकी तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम्हें ए बी के साथ काम करना है तो ए बी के साथ काम कर लो, उससे कोई परेशानी नहीं है, ऐसे काम कर सकते हैं हम। ए और बी ले लिया। अब मेन है हमें ऑब्जर्व करना है, क्योंकि ए और बी जो हैं वो दोनों के अंदर हैं, तो वो दोनों के इंटरसेक्शन के अंदर हैं, तो वो दोनों के पास होंगे। ठीक है, और अब वो दोनों के पास है और दोनों ही सब स्पेस हैं, तो उनका सम भी दोनों के पास आ गया। अब जो सम आया है ये दोनों के पास है, तो दैट मीन्स वो उसके इंटरसेक्शन के अंदर हो गई। इंटरसेक्शन के पास क्या एलिमेंट होते हैं, जो दोनों के पास होते हैं, ये है। बात समझ में आ रही है? और इसमें एलिमेंट हमें दिख नहीं रहे हैं, तो इसलिए हम किसी पर्टिकुलर टाइप का एलिमेंट नहीं ले सकते। ये मैंने आर्बिट्री एलिमेंट उठाए हैं। एलिमेंट मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं कि W1 के पास कैसा एलिमेंट है, W2 के पास कैसा एलिमेंट है। ठीक है, तो ये मैंने इसलिए आर्बिट्री XY उठा लिया या A भी उठा लिया। कुछ बुक्स में V1 V2 ले लेंगे, तो वो तो लिखने के तरीके पे मैटर करता है। बाकी हमें लॉजिक क्लियर रहना चाहिए कि क्या हो रहा है। ठीक है, अब मेन क्वेश्चन है, किसी के माइंड में आया क्वेश्चन कि अगर इंटरसेक्शन सबस्पेस बन रहा है, टू सबस्पेसेस का इंटरसेक्शन सबस्पेस बन रहा है, तो क्या यूनियन बनेगा? सोचो, ज्योमेट्रिकली सोचो, फिर कुछ एग्जाम्पल भी हम सोचेंगे। यस मैम, यूनियन बनेगा। कैसे? सबसे पहले जीरो सोचना पड़ेगा। जीरो एलिमेंट W1 के पास है, जीरो एलिमेंट W2 के पास भी है, बिकॉज ये सब स्पेसेस हैं। तो चलो यहाँ ही होगा वैसे जीरो एलिमेंट, तो चलो दोनों की यूनियन के पास भी आ गया। अब प्रॉब्लम पता है कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम यहाँ आ रही है, ये नहीं बनेगा बिकॉज आपने एक एलिमेंट ले लिया x, यहाँ पर एक एलिमेंट ले लिया y यहाँ पर। ठीक है, तो इनके सम के बारे में क्या बोल सकते हैं? देखो x जो मैंने लिया वो जो है वो W1 का पार्ट है, इसलिए उसके यूनियन का W1 यूनियन W2 का W1 यूनियन W2 का भी पार्ट बन जाएगा। x जो है वो W1 का पार्ट है, ठीक है, और y जो है वो W2 का एलिमेंट है, इसलिए इनके यूनियन का भी एलिमेंट बन जाएगा। ठीक है, लेकिन x प्लस वाई के बारे में क्या बोल सकते हैं हम? कुछ कह सकते हैं? देखो इसको लिख के करके देखते हैं। x लिया, y लिया, देखते हैं हम कहाँ अटक रहे हैं। ठीक है, ये देखेंगे। सिंस x एंड y बिलोंग्स टू W1 यूनियन W2, तो यूनियन की डेफिनेशन से मेरे पास आता है x एंड y W1 में हो, और याद करो कि जब आपको यूनियन बोला जाता था तो बोला जाता था कि और होता है यहाँ पर, वहां पर इंटरसेक्शन में एंड होता था। ठीक है, हाँ ठीक है। यस मैम।
हाँ, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है? पॉसिबिलिटी एक ये वाली भी हो सकती है कि x तो W1 में हो और y W2 में हो। तो कैसे बढ़ेंगे? देखो, ये वाली अगर ये है, अगर x भी W1 में है और y भी W1 में है, तो मुझे पता है कि इन दोनों का जो सम है वो भी W1 में आ जाएगा, इसलिए यूनियन में आ जाएगा। या x अगर W2 में है, y W2 में है, तो इन दोनों का जो सम है वो W2 में आ जाएगा, हेंस यूनियन में आ जाएगा, क्योंकि W2 इज अ पार्ट ऑफ यूनियन। इस पिक्चर को मैं थोड़ा और क्लियर करती हूँ। तो मैंने एक ये पॉसिबिलिटी बोली है, ऐसा हो सकता है दोनों इसके अंदर बैठे हो। दूसरी पॉसिबिलिटी मैं यहाँ बना देती हूँ। दोनों इसमें बैठे हो। तीसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि दोनों यहाँ बैठे हो। चलो कोई बात नहीं। लेकिन फोर्थ पॉसिबिलिटी ये हो सकती है एक्स यहाँ हो और वाई यहाँ हो। ये पॉसिबिलिटी हमारे लिए खतरनाक है। इसमें क्या हो रहा है कि x जो है W1 का पार्ट है, y जो है W2 का पार्ट है। तो अब उनका जो सम है उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं कि वो कहाँ जाएगा, क्योंकि x जो है वो W1 में है और y है W2 में। कुछ कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। मैं बताती हूँ, चलते एग्जाम्पल करके बताती हूँ। देखो, R2 ले लिया वेक्टर स्पेस, W1 ले लिया मैंने, A0, A belongs to real number। W2 ले लिया मैंने, 0B, B belongs to real number। क्या दोनों सब स्पेसिस हैं? हम चेक कर चुके हैं इस टाइप का, है ना? दोनों सब स्पेसिस हैं। हेलो, हाँ, नहीं। है ना? तो अब हम चेक करते हैं। देखो, 10 जो है वो इन दोनों के यूनियन में है। देखो, यूनियन में होने के लिए सिर्फ एक सेट में होना इनफ है ना? कोई दिक्कत नहीं है। 10 किसके पास है? 10 W के पास है, W1 के पास है, तो यूनियन में आ गया। 01 W2 में है, इसलिए यूनियन में आ गया। ठीक है, अब इन दोनों का सम करो। सम क्या आएगा इसका? 1 1। क्या 1 1 यूनियन में है? ये मेरा क्वेश्चन है, सोच समझ के बोलना। सेट थ्योरी। यूनियन में होने के लिए नहीं है मैम। एक कंपोनेंट 0 होना चाहिए। आपको पता है कि सेट कैसे हैं, ठीक है? और इसमें एक भी कंपोनेंट 0 नहीं है। यूनियन में होने के लिए या तो W1 में हो या W2 में हो। आपको दिख रहा है किसी में भी नहीं है, ठीक है? यूनियन में नहीं है, तो इन दोनों का जो सम आ रहा है वो यूनियन में नहीं आ रहा है। तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम वहाँ आ रही है जहाँ मैं एक एलिमेंट इसका उठाती हूँ, दूसरा एलिमेंट इसका उठाती हूँ और दोनों को सम करती हूँ। ठीक है, तो इसलिए यूनियन जो है टू सब स्पेसेस का वो नहीं बनेगा।
अगेन सबस्पेस। ठीक है, आई थिंक इसमें भी सिमिलर टाइप का एग्जांपल लिया होगा दिखाने के लिए कि यूनियन नहीं बनेगा। हाँ, ये लिया है। ठीक है, एक बार बस हम इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं सबस्पेसेस की क्या क्या है। एक बार आपको ट्राई करनी है। देखो R4 में दिया हुआ है इस टाइप के वेक्टर्स। ठीक है, ये आपको चेक करना है कि ये सबस्पेस, इनफैक्ट इसमें तो शो करना है कि ये सबस्पेस बना रहा है नहीं बना रहा। R5 के वेक्टर्स दिए हैं इस टाइप के। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको अभी कराए हैं, R3 में कराया था। ये आपको करना है। ठीक है, ये वाला एक बार पढ़ के देख लेना कैसा है। ये नॉन सिंगुलर वाला मैंने करा दिया है, बता दिया है हिंट इसमें। ठीक है, 7th रहने देना चाहे। 7th वही है, उसी टाइप का है जो भी मैंने आपको लीनियर कॉम्बिनेशन वाली थ्योरम बताई थी। और ट्रू फॉल्स इसके देख लेना, हो जाएगा। यस मैम। चलो अब आगे हम डाउट डिस्कस कर लेंगे। अभी मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ क्योंकि 10 मिनट्स है हमारे। 1 मिनट।